नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम फिर से आपके सामने लाए हैं आपकी कक्षा 12 का पहला अध्याय ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, यानी कि ईंटें, मनके और अस्थियां। और आज हम उसका चौथा वीडियो आपके सामने लाए हैं और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे पेज नंबर 15 से। आपका जो 7th सेगमेंट है, सील्स, स्क्रिप्ट, वेट्स, यानी मोहरें, लिपि तथा बाट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर भी बहुत बार सवाल आते रहते हैं। तो इस 7th सेगमेंट को हम 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सील्स एंड सीलिंग्स की, यानी मोहरें और मुद्रांकन की। ये क्या होती है मोहरें और मुद्रांकन? मोहर तो आपने ज़रूर देखी होंगी, आपके प्रिंसिपल सर के पास भी एक मोहर होगी। जब वो आपके किसी फॉर्म को अटेस्ट करते हैं तो अपने साइन करते हैं, उसके नीचे अपनी प्रिंसिपल की या स्कूल की ऐसे मोहर लगाते हैं। तो जो जो वो आपका वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो आपकी जो लकड़ी से बनी या रबड़ से बनी जो है, वो तो मोहर कहलाती है, वो तो है सील। और उसका जो कागज़ पे इम्प्रेशन पड़ता है, जो उसकी कागज़ पे छाप पड़ती है, उसे हम कहते हैं मुद्रांकन, यानी कि सीलिंग। तो सील्स और सीलिंग, इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग बहुत व्यापक रूप से होता था और इनका प्रयोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होता था। यानी जब व्यापारी अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे तो अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए कि ये माल किसका है, और साथ ही इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जो हम माल भेज रहे हैं उससे साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई रास्ते में खोलकर उसमें से कुछ निकाल ना ले या उसमें कुछ गलत मिलावटी सामान ना डाल दे, तो उसको टेम्पर ना किया जाए। इस बात को रोकने के लिए इन मोहरों का, यानी सील्स का प्रयोग होता था। और कैसे होता था? जैसे एक बैग पर, एक बोरे में वो अपना कोई व्यापारी सामान भरता था, फिर उस पर उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और फिर उस रस्सी जिससे बांधा गया है उस पर मिट्टी, गीली मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था और फिर उस गीली मिट्टी पर एक मोहर, एक सील का लेकर उस पर गीली मिट्टी पर छाप लगा दी जाती थी, यानी मुद्रांकन कर दिया जाता था, यानी सीलिंग्स लगा दी जाती थी। और इसका उद्देश्य यही था कि एक तो जिस व्यक्ति का वो माल है, क्योंकि उस मोहर पर उसका नाम और चिन्ह होता था, तो उससे पता चल जाता था किस व्यक्ति का माल है। और साथ ही अगर वो बैग बिना सील के टूटे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है तो इसका मतलब यह है कि रास्ते में उसके जो अंदर माल है उसके साथ कोई छेड़छाड़, कोई टेम्परिंग नहीं हुई है और बिल्कुल सुरक्षित रूप से माल पहुंचा है। आपको पेज नंबर 15 पर एक रोपड़ से मिली सीलिंग का चित्र दिखाया गया है। तो आप देख रहे हो कि गीली मिट्टी ये तो इस समय तो सूखी है, उस समय वो गीली होगी, तो उस पर मोहर यानी सील की छाप मारी होगी और उस छाप को ही सीलिंग कहते हैं। तो वो सीलिंग का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये तो थी हमारी सील और सीलिंग। और हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बहुत प्रसिद्ध हैं, इनका प्रयोग ये हमारे को जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती हैं। अब हम आते हैं 7.2 पर, और वो है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, यानी कि रहस्यमय लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो मोहरें थी, जो सील मिली हैं हड़प्पा सभ्यता की, उनमें उसका जो माल का मालिक होगा, जो व्यापारी होगा, निश्चित रूप से उस सील पर उसका नाम और टाइटल, यानी उसका जो पदवी है वो ज़रूर लिखी होगी, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और उन मोहरों पर न केवल कुछ लिखा हुआ है बल्कि कुछ जानवरों के चित्र, यानी मोटिफ भी बने। विद्वानों का, इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो चित्र बनाए जाते थे पशु के या किसी पेड़ के, किसी के, तो वो उन लोगों के लिए होते होंगे जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, जो अनपढ़ होंगे। तो वो भी उस चित्र को देखकर, उस पशु का या उस वृक्ष का चित्र देखकर समझ जाएं कि ये किसका माल है, इसलिए वो पशु या वृक्ष वगैरह के चित्र उसमें मोहर में लगाए जाते होंगे। जो हमारे हड़प्पा सभ्यता की जितने भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जितने भी अभिलेख मिले हैं, वो काफ़ी छोटे हैं। जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें भी केवल 26 साइन, केवल 26 अक्षर या चिन्ह हैं। हम इसको पढ़ तो नहीं पाए हैं हड़प्पा की लिपि को, लेकिन ये बात निश्चित है कि जो हड़प्पा की लिपि थी वो अल्फ़ाबेटिकल, यानी हमारी वर्णमालीय नहीं थी। यानी जैसे हमारी हिंदी, इंग्लिश वगैरह जो है ना, ये अल्फ़ाबेटिकल हैं, वर्णमालीय हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इंग्लिश में देखोगे 26 हमारे पास
अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी वगैरह जो है ना, ये 26 हैं। इनमें कॉन्सोनेंट्स हैं, इसी में वॉवल्स हैं। तो इन्हीं 26 अल्फ़ाबेट्स को मिला मिलाकर हम अनगिनत शब्द बना सकते हैं। ऐसी लिपि जिसके कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और जिनको मिलाकर कोई भी शब्द बनाए जा सकते हैं, उसे अल्फ़ाबेटिकल या वर्णमालीय लिपि कहते हैं। हिंदी भी ऐसी है, इंग्लिश भी ऐसी है, और जो इस समय की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब ऐसी हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी, जो उसकी स्क्रिप्ट थी, वो अल्फ़ाबेटिकल ना होकर साइन लैंग्वेज थी, क्योंकि उसमें हर वस्तु का कोई एक निश्चित साइन हुआ करता था। ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि में बहुत सारे साइंस मिले हैं, लगभग 375 से 400 साइंस मिले हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि कोई वर्णमाला तो नहीं होगी। अल्फ़ाबेट में तो इतने अक्षर नहीं होते हैं, इतने कॉन्सोनेंट वॉवल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हर वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए उसका एक निश्चित अलग ही साइन हुआ करता होगा। तो इसलिए साइन लैंग्वेज होती थी, ना कि अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट होती थी। साइन स्क्रिप्ट होती थी, ना कि अल्फ़ाबेटिकल स्क्रिप्ट होती थी। हम एक और इसकी खास बात जान सकते हैं हड़प्पा स्क्रिप्ट की, कि हड़प्पा स्क्रिप्ट राइट से लेफ़्ट यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जैसे आजकल की उर्दू, फ़ारसी भाषाएं जो हैं वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती हैं। तो उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। अब आप ये सोच सकते हो कि ये कैसे पता चला हमें? तो इसका उत्तर हम इस तरह से दे सकते हैं कि जो हमें हड़प्पा सभ्यता की जो स्क्रिप्ट मिली है, जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, तो उसमें ये होता था कि जो राइट साइड था उसमें तो पर्याप्त किनारे से पर्याप्त गैप दे के लिखना शुरू किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो लेफ़्ट तक पहुंचती थी, हमारी जो लाइन है, जो हमारा वाक्य, जो हमारी पंक्ति है, जो हम लिख रहे हैं, तो जैसे जैसे वो लेफ़्ट तक पहुंचती थी तो वहाँ पर लिखते लिखते जगह कम पड़ जाती थी। तो वहाँ पर थोड़ा संकीर्ण, थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि उसमें क्रैम्पिंग दिखाई देती है, यानी कि फिर वहाँ पर बाईं तरफ जाते जाते जगह कम पड़ जाती थी। तो वहाँ थोड़ा बहुत क्रैम्प करके संकीर्णता से वहाँ पर उधर की तरफ हमारा जो है जो जगह कम रह जाती थी, गैप कम रह जाता था दूसरे सिरे से, और थोड़ा सा इस तरह से जो है ना घुमा, मतलब क्रैम्प तरीके से लिखा जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो दाहिनी तरफ से लिखना शुरू करता था, जब राइट साइड से लिखना शुरू करता था, तब तो वो किनारे से पर्याप्त स्पेस लेकर लिखना शुरू करता था। लेकिन जैसे जैसे वो लेफ़्ट की तरफ बढ़ता था तो जगह कम पड़ जाती थी, तो फिर वहाँ पर वो उसको संकुचित तरीके से यानी क्रैम्प्ड वे में लिखता था। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी हड़प्पा की सभ्यता की लिपि है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती थी। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आखिर ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि हमें किन किन चीज़ों पर लिखी हुई मिली है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर लिखी हुई मिली है। सील्स पर यानी मोहरों पर, कॉपर टूल्स यानी तांबे के औजारों पर, रिम्स ऑफ जार्स पर, जार्स के ऊपर लिखी हुई मिली है। कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, जो पट्टियाँ होती हैं टेराकोटा से बनी या कॉपर से बनी हुई पट्टियाँ लिखने की, उन पर भी हमें ये लिपि लिखी मिली है। ज्वेलरी, आभूषणों पर लिखी मिली है। बोन रॉड्स, जो अस्थि के जो छड़ें होती हैं उस पर लिखी मिली है। और यहाँ तक कि एक एंशियंट साइन बोर्ड भी मिला है। जैसे आप दुकानों पे उनकी नाम पट्टिका लिखी देखते हैं ना, दुकानों पे जो लिखा होता है उसे साइन बोर्ड कहते हैं। तो ऐसा ही एक पुराना साइन बोर्ड हमें हड़प्पा से मिला है, और वो आपको पेज नंबर 15 पर सबसे ऊपर दे भी रखा है, फिगर 1.21 में। तो आप देख सकते हो कि ये हड़प्पा का साइन बोर्ड है, और इस पर उसकी ये चित्रलिपि दिखाई दे रही है, जो उसकी साइन स्क्रिप्ट है वो दिखाई दे रही है। और ये भी संभव है कि बहुत सारा जो स्क्रिप्ट है वो पेरिशेबल मटेरियल यानी जो नष्ट हो जाने वाली चीज़ें, जैसे लकड़ी, इस तरह के कपड़े, इन पर भी लिखा जाता होगा। लेकिन क्योंकि अब वो नष्ट हो गए हैं तो इसलिए अब हमारे पास वो चीज़ें तो नहीं मिली हैं। जो कठोर सतह की चीज़ें थी जो अभी तक बची हुई हैं, उन पर लिखी स्क्रिप्ट तो हमें अभी मिली है। लेकिन जो पेरिशेबल आइटम्स पर, जो नष्ट हो जाने वाली चीज़ें जैसे लकड़ी वगैरह पे जो लिखा हुआ होगा, वो अब हमारे सामने नहीं मिला है। तो आप क्या इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि जब इतनी सारी चीज़ों पर लिखा जाता था, तो क्या आप कह सकते हो कि हमारी हड़प्पा सभ्यता में लिटरेसी यानी साक्षरता
काफ़ी फैली हुई, व्यापक थी, वाइड स्प्रेड थी। इसके बारे में अभी तक कोई निश्चित अनुमान हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार नहीं लगा पाए हैं। तो इसका मतलब जब आपसे लिपि के बारे में पूछा जाए, स्क्रिप्ट के बारे में क्वेश्चन आए, तो आपको ये सब बातें एक एक करके पॉइंट वाइज बतानी होंगी कि भाई लिपि जो है उसमें मोहरों पर के हमें आपको ये बताना है कि भाई लिपि जो थी हड़प्पा सभ्यता की वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और उसमें ये कोई अल्फ़ाबेटिकल लिपि नहीं थी, बल्कि ये कोई साइन स्क्रिप्ट थी जिसमें बहुत सारे अक्षरों का प्रयोग होता था। हर एक वस्तु के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग अक्षरों का प्रयोग होता था। और हमें हड़प्पा सभ्यता के स्क्रिप्ट में 375 से 400 तक के साइंस मिले हैं। और ये भी आपको बताना है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। और साथ ही हमें ये भी बताना है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट किन किन चीज़ों पर मिली है, सील्स पर, कॉपर टूल्स पर, रिम्स ऑफ जार पर, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स पर, ज्वेलरी पर, बोन रॉड्स पर, और एक एंशियंट साइन बोर्ड पर भी। और बहुत सारी लिपि तो, बहुत सारी स्क्रिप्ट तो पेरिशेबल मटेरियल्स पर भी लिखी होगी, लेकिन वो अब नष्ट हो गए हैं, तो इसलिए वो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। और फिर आप एक बात प्रश्न ये भी उठाओगे कि इतनी सारी जगहों पे अगर लिपि लिखी थी तो क्या लिटरेसी वाइड स्प्रेड थी, बहुत साक्षरता व्यापक थी? तो इसके बारे में अभी कोई निश्चित अनुमान हम नहीं बता सकते। अब हम आते हैं पेज नंबर 7.3 पर, वेट्स पर, यानी बाट, जो नाप तौल के बाट होते हैं, वेट्स, उनके बारे में। हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ भी लेन देन, खरीद बिक्री वस्तुओं की होती होगी, उसको नापने तौलने के लिए, उसके मापन के लिए वेट्स यानी बाटों का बहुत प्रयोग किया जाता था। और एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट तक विशिष्ट प्रणाली थी मापन की और इस भार तौलने की। ये जो हमारे हड़प्पा सभ्यता में जो हमें वेट्स मिले हैं, जो बाट मिले हैं, वो आमतौर पर चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर क्यूब की शेप के, घनाकार शेप के होते थे, और उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, कोई किसी तरह की मार्किंग, कोई निशान नहीं होता था, केवल पत्थर की तरह होते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लोअर डिनोमिनेशन के वेट थे, यानी जो निम्न मानदंड के जो वेट थे, जो बाट थे, वो बाइनरी यानी द्विआधारी पद्धति पे आधारित थे, बाइनरी सिस्टम पे बेस्ड थे। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह के रेशो में वेट का भार बना हुआ था। और ये रेशो कहाँ तक गया? 12,800, 12,800 तक का रेशो तक के वेट बने थे। ये बाइनरी सिस्टम पर छोटे वेट बने थे, छोटे डायमेंशन के वेट बने थे। और जो बड़े डायमेंशन के ये लोअर डिनोमिनेशंस के वेट बने थे। और जो हायर डिनोमिनेशन के जो वेट्स बने थे, हायर डिनोमिनेशन के, तो वो डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली या दाशमिक प्रणाली पे आधारित थे। तो अब ये बात आपको याद रखनी है कि लोअर डिनोमिनेशंस के जो वेट थे वो बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड थे, और हायर डिनोमिनेशन के जो वेट थे वो डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड थे। और जो स्मॉलर वेट्स थे, यानी जो हम लोअर डिनोमिनेशन के वेट्स या बाट जिन्हें हम कह रहे हैं, वो ज्वेलरी और बीड्स यानी आभूषण और मन के जैसी चीज़ों को तौलने के लिए प्रयोग किए जाते होंगे। और हमें हड़प्पा सभ्यता से एक मेटल स्केल पेंस भी मिले हैं। मेटल स्केल पेंस मतलब धातु के तराजू के पलड़े। तो धातु के तराजू के पलड़े भी मिले हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर माप तौल वस्तुओं का काफ़ी किया जाता था, और उसकी एक उन्नत, एक प्रिसाइज सिस्टम था जिसमें उनके पास वेट्स भी थे और तराजू भी थे। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो वेट्स के बारे में, तो आपको ये सारी बातें बतानी होंगी। अब हम अगले बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं, और वो है पेज नंबर 16 पर, और सेगमेंट है 8, यानी एंशियंट अथॉरिटी के बारे में, यानी प्राचीन सत्ता। यानी क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग था, कोई शासक था जो इस पूरी व्यवस्था को, हड़प्पा सभ्यता की पूरी व्यवस्था को चलाता होगा? इसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखिए भाई, जो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन, जटिल निर्णय लिए जाते थे। हड़प्पा की सोसाइटी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन यानी जटिल निर्णय लिए जाते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें क्या क्या कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते थे,
तो एक तो हम देखते हैं कि पॉटरी, सील्स, वेट्स और ब्रिक्स जैसी चीज़ों को बनाने में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी पूरे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में पाई गई है। यानी सभी जगह जो बाट है माप तौल के, वो बिल्कुल एक ही माप के बनाए गए हैं। ईंटें एक ही माप की बनाई गई हैं। पॉटरी एक ही तरह की डिज़ाइन की माप की बनाई गई हैं। और सील्स वो भी एक ही तरह की बनाई गई हैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी अपने आप थोड़ी आ जाएगी। कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई संस्था डिसीजन ले रही होगी कि इस तरह के वेट्स बनाए जाएं, इस तरह के ब्रिक्स बनाए जाएं, इस तरह की सील्स बनाई जाएं, इस तरह की पॉटरी बनाई जाए, तभी तो ऐसी यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो यूनिफॉर्मिटी जब कोई डिसीजन ले रहा होगा, कोई अथॉरिटी, तभी ये यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई अथॉरिटी, कोई ना कोई राजा तो होगा जो इस पूरा प्रशासन को चला रहा होगा। इसी तरह आप खासकर ब्रिक्स के बारे में देखें तो पूरे हड़प्पा क्षेत्र में, चाहे वो जम्मू से लेकर गुजरात तक जो भी ब्रिक्स मिली हैं, उन सब का एक खास रेशो, एक खास अनुपात में वो बनाई गई हैं। उनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो 4:2:1 रहा है। और वो हड़प्पा के किसी भी स्थल पर ईंटें पाई गई हों, वो इसी रेशो में बनी। तो इसी रेशो में पूरी जगह पर ईंटें कैसे बन सकती हैं, जब तक कि कोई एक डिसीजन लेने वाली सेंट्रल अथॉरिटी ना हो जिसने इन सबको बता रखा हो कि भाई ईंटें इस रेशो में बनेंगी, और उसका पालन भी वो करवाती हो। तो इसका मतलब कोई ना कोई सत्ता, कोई ना कोई अथॉरिटी तो थी जो पूरी हड़प्पा सभ्यता को चला रही थी। इसके अलावा हम एक और इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के सेटलमेंट्स थी, बस्तियां थी, वो स्ट्रेटेजिकली स्पेसिफिक लोकेशंस में सेटअप की गई थी। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो, हमने पहले भी देखा था कि भाई जो हमारे नागेश्वर और बालाकोट जैसे जो सेटलमेंट थे, वो खासकर समुद्र तट के पास स्थापित किए गए थे, जिससे वहाँ से उन्हें शंख मिल सकें और वो शंखों के उत्पादन का केंद्र बन सकें। तो इस तरह के डिसीजन कौन ले सकता है? जब कोई राजा होगा, कोई सत्ता होगी, कोई अथॉरिटी होगी जो इस सब बातों को सोच समझ कर डिसीजन ले रही होगी, तभी ऐसा संभव है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये इस बात को दिखा रहे हैं कि हमारे कोई ना कोई अथॉरिटी थी। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में बड़े पैमाने पर लेबर मोबिलाइज किया जाता था, श्रमिकों को इकट्ठा किया जाता था ब्रिक्स बनाने के लिए, बड़े बड़े वॉल्स यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बड़े बड़े वॉल्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मैसिव कंस्ट्रक्शन करने के लिए और ब्रिक्स बनाने के लिए श्रमिकों को इकट्ठा किया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। तो ये कौन करवा सकता है? जब तक कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी, जब तक कोई राजा नहीं होगा, कोई शासन नहीं होगा, कोई शासक पद्धति नहीं होगी, तब तक हम देख सकते हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ये इस तरह कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जा सकें। तो इसका मतलब ये तो निश्चित है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ना कोई एक एंशियंट अथॉरिटी थी जो पूरे सभ्यता को चला रही थी और कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेती थी। तो जब एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई एंशियंट अथॉरिटी थी, इस बात को प्रूव करने के लिए आप कुछ आर्गूमेंट्स दीजिए, तो आपको यही सारे आर्गूमेंट देने हैं कि वेट्स, सील्स, ब्रिक्स, पॉटरी बनाने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी पूरे हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों में पाई गई है। ब्रिक्स का एग्जाम्पल आप देंगे कि भाई ब्रिक्स में बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी थी, चाहे वो जम्मू में बनाई गई ब्रिक हो या गुजरात में बनाई गई ब्रिक हो, किसी एक सेंटर नहीं, किसी भी सेंटर पर बनाई गई ब्रिक्स बिल्कुल एक ही रेशो में बन रही है। फिर आप बताओगे कि बहुत सारे जो सेटलमेंट्स थे हड़प्पा के, वो स्ट्रेटेजिकली सेटअप किए गए थे सोच समझ के, कि जहाँ से हमें उन्हें कच्चा माल वगैरह आसानी से मिल सके, उस हिसाब से सोच के बनाए गए थे वो सेटलमेंट्स। इसी तरह बड़े पैमाने पे लेबर मोबिलाइज किया जाता था ईंटें बनाने के लिए, मैसिव वॉल बनाने के लिए। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन अगर लिए जा रहे थे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो ये सारे डिसीजन लेती थी। तो इन सब आर्गूमेंट से सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई ना कोई राजा, कोई ना कोई शासक वर्ग जरूर था जो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लिए डिसीजन लेके उसे चला रहा था। अब सवाल है कि अगर था कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो इस पूरी सभ्यता को चला रही थी, तो वो सेंट्रल अथॉरिटी कौन थी,
राजा कौन थे, कैसे, इस बात के लिए क्या हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिल पाते हैं कि नहीं। तो अगर हम सत्ता के केंद्र की या सत्ता में कौन लोग थे ये बात जानने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ढूंढने की कोशिश करें तो हमें कोई इमीडिएट आंसर तो नहीं मिलता, कोई कॉन्क्रीट, कोई पक्का प्रूफ तो नहीं मिलता है कि वहाँ कोई आर्कियोलॉजिकल कि वहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी, कोई सत्ता का केंद्र था, कोई सत्ता में रहने वाले लोग थे। कुछ चीज़ें जरूर मिली हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में एक लार्ज बिल्डिंग, एक बड़ी बिल्डिंग मिली, एक बड़ा भवन मिला है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट उसे एक पैलेस यानी महल कहते हैं जिसमें राजा रहता होगा, लेकिन वहाँ कोई स्पेक्टेकुलर फाइंड्स यानी भव्य वस्तुएं तो मिली नहीं जैसे राजा महाराजा को रहने के लिए चाहिए। तो केवल बिल्डिंग मिलने से हम ये कह दें कि भाई वो राजा का महल होगा, ये बात कुछ जचती नहीं है, क्योंकि अगर वो राजा का महल होता तो वहाँ कुछ स्पेक्टेकुलर फाइंड्स यानी भव्य वस्तुएं भी मिलनी चाहिए, लेकिन केवल एक बिल्डिंग मिली है, मोहनजोदड़ो में बड़ी बिल्डिंग मिली है। तो कुछ हमारे इतिहासकार, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट उसे महल कह देते हैं, लेकिन इसका कुछ पक्का प्रूफ है नहीं। इसी तरीके से हमें पत्थर से बने कुछ मूर्तियाँ मिली हैं व्यक्तियों की, जो कि अपने एक पैर पर, एक घुटने पर हाथ रखे बैठा है। इसको कुछ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, कुछ इतिहासकारों ने प्रीस्ट किंग यानी पुजारी राजा कहा है। इसका आप चित्र पेज नंबर 16 पर देख सकते हो, फिगर 1.23 में प्रीस्ट किंग। तो आखिर इनको प्रीस्ट किंग क्यों कहा, पुजारी राजा क्यों कहा? क्योंकि इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। उन्होंने मेसोपोटामिया के प्रीस्ट किंग के बारे में पहले से जानकारी थी, तो उन्होंने वही उसी के आधार पर सदृश्यता, सिमिलैरिटी निकालते हुए कहा कि जैसे मेसोपोटामिया में प्रीस्ट किंग थे, ऐसे ही हमारे हड़प्पा की सभ्यता में भी प्रीस्ट किंग रहे होंगे। लेकिन हम अभी तक ये पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता में रिचुअल प्रैक्टिसेस होती थी, जो कर्म कांड, धार्मिक पूजा पाठ होते थे, उनका एक्चुअल में क्या नेचर था और वो वास्तव में किस तरह की प्रैक्टिस होती थी, अभी तक हम उनको पूरी तरह ढंग से समझ नहीं पाए हैं। और ना ही हम ये समझ पाए हैं कि जो व्यक्ति यानी कि पुजारी इन धार्मिक प्रक्रियाओं को, इन धार्मिक कर्म कांडों को करते होंगे, क्या वास्तव में उनके पास कुछ पॉलिटिकल पावर भी होती होगी। ये बात अभी तक निष्कर्ष हमारे क्लियर साक्ष्य के रूप में सिद्ध नहीं हो पाई है। तो इसलिए ये मानना कि भाई वो जो हमें मूर्ति मिली है, जो व्यक्ति की, दाढ़ी वाले व्यक्ति की, जो एक घुटने पर अपना हाथ रख के खड़ा बैठा है, वो प्रीस्ट किंग ही है, और वो प्रीस्ट किंग ही यहाँ के राजा होते थे जो यहाँ की सत्ता चलाते थे। तो इसलिए हम निश्चित रूप से अभी तक कुछ नहीं कह सकते कि भाई वहाँ पर सत्ता में रहने वाले लोग कौन थे। केवल 2 ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, एक मोहनजोदड़ो में बड़ा भवन मिला है, तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कह देते हैं कि ये एक राजा का महल था, और कुछ प्रीस्ट किंग मतलब एक व्यक्ति, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है पत्थर की, तो लोग आर्कियोलॉजिस्ट कह देते हैं कि ये प्रीस्ट किंग था, जो यहाँ का राजा होगा, जो यहाँ का चलाता होगा। लेकिन अभी भी निर्णायक रूप से इसे सिद्ध करना बाकी है। तो अब फिर सवाल ये है कि चलो राजा कौन था ये तो नहीं पहचान पाए, शासक कौन था ये तो नहीं पहचान पाए, लेकिन ये तो निश्चित है कि कोई ना कोई शासक होगा, जो भी हम देख चुके हैं, क्योंकि ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जा रहे थे, तो वो बिना शासन के, बिना सत्ता के, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पॉसिबल नहीं था। तो फिर वहाँ किस प्रकार का शासन था, इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट के और इतिहासकारों के अपने अलग अलग व्यूज़ हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई रूलर था ही नहीं, कोई शासक था ही नहीं, और पूरा समुदाय, समाज के सभी लोग बराबर थे और सब मिलकर निर्णय लेते थे। ये पहला मत है। दूसरा मत जो है, दूसरा राय जो है, दूसरा ओपिनियन जो है, वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई एक सिंगल रूलर नहीं था, कोई एक शासक नहीं था, बल्कि कई सारे शासक थे। जैसे हड़प्पा का अलग शासक, मोहनजोदड़ो का अलग शासक, कालीबंगन का अलग शासक, लोथल का अलग शासक, तो इस तरह कई अलग अलग शासक थे। ये मानना है दूसरे प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकारों का। और तीसरे प्रकार के जो इतिहासकार हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक ही सिंगल स्टेट, एक ही राज्य का शासन था, जो सेंट्रली पूरी के पूरी हड़प्पा सभ्यता को प्रशासित और नियंत्रित करता था, और इसीलिए उसके हर जगह पर
एक जैसी यूनिफॉर्मिटी चाहे पॉटरी में, चाहे ब्रिक्स में, चाहे वेट्स में पाई गई है। तो ये तीसरा प्रकार का मत है कि केवल एक ही राज्य था, सिंगल स्टेट था, वो ही पूरे हड़प्पा सभ्यता के शासन को चलाता था। और इसके पक्ष में ये जो तीसरा आर्गूमेंट दिया गया है ये ज़्यादा तार्किक और सही लगता है, क्योंकि इसके पक्ष में हमारे पास कई सबूत हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जितने भी आर्टिफैक्ट्स, जैसे पॉटरी मिली है, सील्स मिली हैं, वेट्स मिले हैं, ब्रिक्स मिली हैं, इन सब में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिफॉर्मिटी पाई गई है पूरे के पूरे हड़प्पा क्षेत्र में। तो ये वही ऐसा तभी हो सकता है जब पूरे हड़प्पा क्षेत्र का एक ही शासक हो जो इस पूरी यूनिफॉर्मिटी को सुनिश्चित कर रहा हो। इसी तरीके से हमें हड़प्पा सभ्यता के सभी शहरों का प्लांट सेटलमेंट मिला है, एक जैसे ढंग से वो शहर नियोजित थे, सड़कें, नालियाँ, मकान बनाने का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा था। इससे भी पता चलता है कि भाई एक ही कोई वहाँ पर अथॉरिटी होगी जो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित कर रही होगी। इसी तरह से जो ब्रिक्स थी, ईंटें थी, उनका स्टैंडर्डाइज रेशो एक जैसा अनुपात में 4:2:1 के रेशो में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का जो रेशो था, लेंथ, ब्रेथ, हाइट का रेशो 4:2:1, ये पूरे हड़प्पा सभ्यता के सभी जगहों पर मिला है। तो ये तभी हो सकता है जब कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, जो एक ही राजा होगा जो सब जगह इस बात को सुनिश्चित कर रहा होगा। और इसके अलावा रॉ मटेरियल्स के स्रोतों के किनारे सेटलमेंट्स बसाने का निर्णय, ये भी कोई एक ही राजा होगा वही इस प्रकार का निर्णय ले सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो तीसरा मत है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में केवल एक ही शासक था, यही ज़्यादा सही अभी लग रहा है हमें, और इसी के सही होने की ज़्यादा संभावना है। और क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा समुदाय इकट्ठा बैठकर ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले सके और उनको इम्प्लीमेंट करवा सके। सारे लोग मिलकर एक साथ ऐसा काम नहीं कर सकते, कोई एक सिंगल राजा होगा जो डिसीजन लेकर ये सब काम करवाता होगा। तो इसलिए जो तीसरा मत है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में सिंगल अथॉरिटी थी, सिंगल स्टेट था, यही ज़्यादा सही लग रहा है। तो ये बात आपसे एग्ज़ाम में आएगी और आपको बतानी है। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 17 पर, और सेगमेंट है 9th, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन। तो इस एंड ऑफ सिविलाइजेशन वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको 2 हिस्सों में पढ़ाई करनी है। पहले तो आपको ये बताना है कि भाई आखिर हमें ऐसे क्या सबूत मिले हैं, ऐसे क्या एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का एंड यानी कि पतन हो रहा था, फॉल हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। तो इस पर आपको कई सारे हम एविडेंस दे सकते हैं जिससे पता चले कि हड़प्पा सभ्यता का जो डिक्लाइन हो रहा था, उसका फॉल हो रहा था। जैसे सबसे पहला हम देख सकते हैं कि 1800 BCE के आते आते चोलिस्तान जैसी मैच्योर हड़प्पन साइट्स में हम देखते हैं कि लोग जो इसको छोड़ छोड़ के जाने लगे थे, यानी वो वीरान होने लगी थी, और उसकी जगह पर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो नए सेटलमेंट्स जैसे गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के नए सेटलमेंट्स में जाके बसने लगी थी। तो इसका मतलब मैच्योर हड़प्पन साइट्स, चोलिस्तान जैसी जगहों को लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे थे, और नए सेटलमेंट्स जो कि गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में थे, वहाँ जाके बसने लगे थे। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि 1800 BC के आते आते हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल थे, वहाँ से जनसंख्या चली गई थी और उनको अबंडन कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। तो ये इसके हड़प्पा मैच्योर हड़प्पन साइट्स के डिक्लाइन होने का एक पहला सबूत है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सबूत है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर। हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी कि यहाँ पर वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये सब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। लेकिन हम देखते हैं कि 1900 BC के आते आते ये सारी विशेषताएं समाप्त हो गईं। अब हमें ना कोई वेट्स दिखाई दे रहे हैं, ना सील्स दिखाई दे रही हैं, ना स्पेशल बीट्स दिखाई दे रहे हैं, ना राइटिंग दिखाई दे रही है, ना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड दिखाई दे रहे हैं 1900 BC के आते आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन का एंड हो गया, इसीलिए ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो गई। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि
हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटीरियोरेट हो गई। हम जानते हैं मैच्योर हड़प्पन में सिविलाइजेशन में तो मकान बनाने की पूरी बहुत अच्छी टेक्निक्स थी और पूरे प्लानिंग के साथ मकान बनाए जाते थे। लेकिन 1900 बीसी के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं वो डिटीरियोरेट हो रही हैं। अब वैसी प्लानिंग से मकान नहीं बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार चौथा जो हमारा सबूत है वो ये है कि लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। अब बड़े बड़े जो पब्लिक स्ट्रक्चर थे, जैसे ग्रेट बाथ था, बड़ा जो बिल्डिंग जो मोहनजोदड़ो में मिली है, वेयर हाउस था, इसी तरह की चीज़ें अब नहीं बनाई जा रही थी 1900 बीसी के बाद से। और इसके अलावा हमें देखते हैं कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं और जो सेटलमेंट्स हैं वो एक रूरल वे ऑफ लाइफ को दिखा रहे हैं। यानी अब शहरीपन, जो अर्बन कल्चर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता थी, अब वो अर्बन कल्चर ख़त्म हो गया है और अब एक रूरल वे ऑफ लाइफ हमें दिखाई दे रहा है लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स में। तो इन सारे बातों से ये पता चल रहा है कि हमारी हड़प्पा सभ्यता की अब जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसका जो मैच्योर पीरियड है वो डिक्लाइन हो गया है। और मैप 4 जो पेज नंबर 17 पे आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको लेट हड़प्पन ऑक्यूपेशन के साइट्स दिखा रखी हैं, जैसे लेट सिसवाल है और सिमेट्री एच है, स्वात है, झूकर है, रंगपुर सेकंड बीसी है। तो ये सब वो जगहें हैं जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शहरों के पतन होने के बाद नए सेटलमेंट्स बसे थे, तो इसे लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स, लेट हड़प्पन कल्चर कहते हैं। अब अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये है कि आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया, फॉल हो गया, हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई, मैच्योर हड़प्पन पीरियड ख़त्म हो गया। इसके बारे में हमारे इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट कई अलग अलग प्रकार के कारण बताते हैं। कुछ बताते हैं कि भाई क्लाइमेटिक चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ बताते हैं डिफॉरेस्टेशन यानी वृक्षों की कटाई की वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ बताते हैं एक्सेसिव फ्लड्स, बहुत ज़्यादा बाढ़ आने से इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। कुछ कहते हैं कि जो यहाँ से बहने वाली रिवर्स थी जैसे सिंधु, रावी वगैरह, वो यहाँ उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया या वो सूख गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिला और इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ लोग कहते हैं कि लैंडस्केप का ज़रूरत से ज़्यादा ओवर यूज़ कर लिया गया यहाँ के लोगों के द्वारा, इस वजह से यहाँ का यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। ये सारे जो कॉजेज़ बताए गए हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए तो एप्लीकेबल हो सकते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता तो बहुत लंबी चौड़ी, बहुत दूर दूर के क्षेत्रों तक फैली हुई थी। तो ये कोई एक कॉज पूरे सभ्यता के को नष्ट कर दे ऐसा संभव दिखाई नहीं देता। तो फिर एक्चुअल कारण क्या है जिसकी वजह से हड़प्पा की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई? तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो ये है कि अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट दैट इज द स्टेट दैट हैज़ एंडेड। वो तो इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था, जो पूरी हड़प्पा सभ्यता को के लिए कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेता था, उसे एक रखे हुए था, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाए हुए था, उसे चला रहा था, तो वो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था यानी जो स्टेट था वो ख़त्म हो गया। और स्टेट यानी राजा के ख़त्म होने की वजह से, राज्य के ख़त्म होने की वजह से, प्रशासन के ख़त्म होने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता का शासन खत्म हुआ, इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। ये बात साबित करने के लिए हम कई आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि भाई 1900 के बाद, 1900 बीसी के बाद सील्स यानी मोहरें गायब हो गई, मोहरों का प्रयोग फिर हमें दिखाई नहीं देता। स्क्रिप्ट, हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट भी गायब हो गई, वो भी हमें दिखाई नहीं देती। डिस्टिंक्टिव बीट्स एंड पॉटरी जो हड़प्पा सभ्यता की पहचान थी वो भी अब दिखाई नहीं देती थी 1900 बीसी के बाद। शिफ्ट फ्रॉम ए स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम टू द यूज़ ऑफ लोकल वेट्स, जो पहले स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम चलता था, जो पूरे हड़प्पा सभ्यता के हर जगह पर एक जैसे माप तौल के बाट बनाए जाते थे, अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया और अब लोकल स्तर के बाट अलग अलग जगहों पे अलग अलग आकार के बाट बनने लगे। और डिक्लाइन एंड अबंडनमेंट ऑफ सिटीज़, और जो सिटीज़ थी, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, इनको छोड़कर लोग चले गए
और इनका डिक्लाइन हो गया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ का शासन खत्म हो गया था। जो यूनिफाइंग एलिमेंट था पूरे हड़प्पा सभ्यता को एक रखने का, शासन यानी राजा यानी अथॉरिटी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, वो समाप्त हो गया और उसके समाप्त होने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और हड़प्पा सभ्यता का पतन होने की वजह से हम देख सकते हैं कि एक बहुत लंबे समय तक फिर भारत की सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप में कोई नगर, कोई शहर हमें दिखाई नहीं दिए। और वो फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब गंगा घाटी में नए नगर महाजनपदों के रूप में उभरे, तभी हमें दोबारा से भारतीय उपमहाद्वीप में नगर दिखाई दिए। वरना 1900 BCE में जब हड़प्पा सभ्यता के नगर खत्म हुए, उसके बाद एक लंबे समय तक यानी लगभग 1300 साल तक हम देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में फिर कोई नगर, कोई सिटीज़ दिखाई नहीं दी। और वो बाद में 6ठी शताब्दी BCE में जाकर ही भारत में दिखाई देनी शुरू हुई। तो इसके साथ ही आज हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं और अगले टॉपिक में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।